Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Happy Schools Phase 2. This is an initiative of ILBS so that we make teachers as mascots for promoting liver health in the community. And today I will be discussing with you about non-alcoholic fatty liver disease. And we'll be talking a little about the epidemiology and prevention. And before we begin, I would like to apologize and ask your excuse for my bad Hindi. I will try to speak in Hindi as much as possible, but I'm not from the Hindi speaking belt of India. So kindly forgive me and I apologize early if my Hindi is bad. So moving on to the technical session proper. जैसा कि you might have listened to Professor Sareen's talk as well as Professor Umesh Kapil, Dr. Vikrant and Neeraj, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि लिवर की बीमारियों like the important liver diseases are caused by three main reasons. पहला है अल्कोहल ज्यादा पीना, दूसरा है मोटापा, तीसरा है वायरसेस. तो ऑलरेडी डॉक्टर नीरज ने आपके साथ शेयर की हैं वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बहुत सारी बातें. And then also I think Professor Sareen as well as Dr. Vikrant have highlighted to you कि अल्कोहल ज्यादा पीने से लिवर की बीमारियां क्यों आती है. तो टुडे आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, मतलब मोटापा की वजह से लिवर की बीमारियां कैसी होती हैं. तो इफ यू हैव लिसन टू डॉक्टर नीरज लेक्चर, उन्होंने भी आपको समझाया होगा कि क्रॉनिक लिवर डिजीजेस सभी मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेस एक तरह से ही प्रोग्रेस होती हैं. तो पहले लिवर नॉर्मल होती है. If somebody is extremely overweight or obese or if he is continuing to take fatty food, high fatty food, तो क्या होता है, लिवर में फैट जम जाता है जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं स्टीएटोसिस. और अगर if the person continues intake of fatty food and does not do physical activity, तो क्या होता है, लिवर में फैट के साथ साथ सूजन भी आती है. तो फैट प्लस इन्फ्लेमेशन अगर लिवर में होती है तो हम उसको स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं. और अगर कंटिन्यूअस इंसल्ट और भी रहती है, पर्सन कंटिन्यूज टू टेक फैटी फूड, पर्सन कंटिन्यूज टू हैव ओबेसिटी, पर्सन इज नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, तो क्या हो जाता है, लिवर में सिरोसिस आ जाती है. ये सिरोसिस क्या होती है, टू एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स, अगर आपकी हाथ में चोट लग जाती है तो उसका रिपेयर क्या कैसी हो जाती है, उसकी हीलिंग हो जाती है, फाइब्रस टिश्यू वहां पे आके लग जाती है जिसको आम भाषा में हम स्कार टिश्यू बोलते हैं. तो स्कारिंग के बाद ही हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है. तो लिवर में भी क्या होती है, व्हेन देयर आर इंसल्ट्स ईदर बिकॉज ऑफ वायरस या बिकॉज ऑफ मोटापा या बिकॉज ऑफ लेट्स से अल्कोहल, लिवर की टिश्यू में भी हीलिंग प्रोसेस शुरू होनी है क्योंकि वो डैमेज हो गया है. वो हीलिंग प्रोसेस भी स्कार टिश्यू डिपोजिशन की वजह से ही होता है. और व्हेन स्कार टिश्यू बिगिंस टू डिपॉजिट इन योर लिवर, उसको हम टेक्निकली बोलते हैं फाइब्रोसिस. और अगर 90% से ज्यादा आपका लिवर टिश्यू रिप्लेस हो जाता है स्कार टिश्यू से, देन दैट इज द स्टेज व्हिच वी कॉल सिरोसिस. अभी पिछले कई सेशंस में लोगों ने पूछा है, लिवर हैज द कैपेबिलिटी टू रीजेनरेट, तो फिर सिरोटिक पेशेंट्स को हम क्यों लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, उनका लिवर क्यों नहीं रीजेनरेट होता. तो बाय नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड, अगर आपकी लिवर टिश्यू रहती है तो वो रीजेनरेट कैपेसिटी उसके पास होती है. अगर आपकी लिवर टिश्यू इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू, देन वो स्कार टिश्यू का रीजेनरेटिव कैपेसिटी नहीं होता. तो इवन इन द केस ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो मोटापा की वजह से लिवर की डैमेज होती है, उसमें नॉर्मल लिवर में पहले पहले सिर्फ फैट डिपॉजिट होती है, उसके बाद फैट के साथ सूजन आ जाती है, एंड देन एज पार्ट ऑफ द रिपेयर मैकेनिज्म उसमें फाइब्रस टिश्यू या स्कार टिश्यू लिवर टिश्यू को रिप्लेस कर जाती है. एंड देन व्हेन मोर देन 90% ऑफ योर लिवर टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू, तब हम उसको बोलते हैं सिरोसिस. एंड सिरोसिस इज अ स्टेज फ्रॉम व्हिच यू कैन नॉट गेट बैक. जैसे डॉक्टर नीरज ने बताया होगा, इन दी अर्लियर स्टेजेस दीज प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, तो आप रिवर्स कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस. लेकिन अगर आप सिरोसिस की स्टेज में पहुंच जाती हैं, तब चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं, तब हमारे पास ज्यादा थेरेप्यूटिक ऑप्शंस नहीं होती हैं, एंड देन सम पेशेंट्स मे बी रिक्वायरिंग लिवर ट्रांसप्लांट ऑल्सो. So this is how usually chronic liver diseases progress,
एंड मोटापा की वजह से जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है वो भी इसी तरह प्रोग्रेस होती है। तो अगर आप एपिडेमियोलॉजी ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज देखेंगे तो ग्लोबली 4 में से 1 आदमी को फैटी लिवर डिजीज पाया गया है। सो 1 out of every 4, nearly 25% of the global population is affected by this disease. अगर आप सिर्फ डायबिटिक्स जिनको ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज हैं, जिनको डायबिटीज है, उनमें देखेंगे तो मोर देन हाफ, 2 में से 1 डायबिटिक पेशेंट को जरूर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होगी। अगर आप बहुत ज्यादा मॉर्बिडली ओबीस लोगों में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी मॉर्बिडली ओबीस लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होगी। तो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस। अगर हम हमारे कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया में ऑलमोस्ट 4 में से 1 इंसान को होती है एंड इंडिया में 9 to 32% इज द प्रिवेलेंस। अगर आप पिक्टोरियली देखना चाहेंगे जिन जिन कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को रेड कलर मिला है, those are the countries and continents which have got a very high prevalence, जहां पे prevalence नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की बहुत ज्यादा है। इंडिया को भी अगर आप देखेंगे, इंडिया भी रेड जोन में ही आती है, तो इंडिया में प्रिवेलेंस इज मोर देन 30%। दैट मीन्स ऑलमोस्ट मोर देन 1 out of every 4 इंडिविजुअल उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज एंड इसकी बर्डन बहुत ज्यादा है ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को टैकल करना, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? तो अगर ये स्लाइड कॉम्प्लिकेटेड देख सकता है, बट आई कैन एक्सप्लेन टू यू इन अ वेरी सिंपल वे। अगर आप ज्यादा एक्सेस कैलोरी देंगे तो यूजुअली व्हेन एक्सेस कैलोरीज कम, दे विल गेट डिपॉजिटेड आपकी स्किन के नीचे। इसी वजह से मोटापा आप देखेंगे स्किन के नीचे या आपकी एब्डोमेन में डिपॉजिट होगी। सबक्यूटेनियस स्टोर्स में ही यूजुअली फैट आके डिपॉजिट होती है। जब एक्सेस कैलोरी आदमी ज्यादा खाता है तो आपकी सबक्यूटेनियस स्टोर जो है वो फुल हो जाती है और ओवरवेल्म हो जाती है। उस कंडीशन में फैट एक्टोपिक साइट्स में, अननेचुरल साइट्स में जाके जम जाती है। जो अननेचुरल साइट्स हैं वो क्या क्या है? वो हो सकता है आपकी ऑर्गन्स में जाके जम जाए, आपकी लिवर में जाके जम जाए, या मसल्स में जाए, या पैंक्रियास में जाए, या आपकी ब्लड वेसल्स में भी फैट जाके जम जा सकती है। तो दिस इज एक्सेस फैट और एक्सेस कैलोरी जब आप खाने लगते हैं तो आपकी स्टोर्स ओवरवेल्म होते हैं और एक्टोपिक साइट में जब जाके जम जाती है, दैट लीड्स टू इंसुलिन रेसिस्टेंस। जो आपकी पेरिफेरीज, आपकी सेल में इंसुलिन काम नहीं करता ठीक से, तो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है। उसकी वजह से डायबिटीज हो सकती है, बहुत सारे और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती हैं। तो टू समराइज, जैसे कि डॉक्टर विक्रांत ने भी लिवर के बारे में समझाया और अभी तक डॉक्टर सरीन सर ने भी समझाया, तो आपको पता लग गया होगा कि फैटी लिवर डिजीज जो है, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, वो इट्स एक्चुअली एट द कोर ऑफ ऑल द अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगर इंसान को फैटी लिवर है तो ही हैज गॉट एन इंक्रीज्ड रिस्क फॉर डायबिटीज, उसको इंक्रीज्ड रिस्क है वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, उसको इंक्रीज रिस्क है फ्यूचर में स्ट्रोक आने का, फ्यूचर में क्रॉनिक किडनी डिजीज आने का, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आने का, इवन गाल स्टोन्स एंड समटाइम्स इवन कैंसर आने के लिए उसको ज्यादा रिस्क हो जाती है। तो फैटी लिवर डिजीज बहुत ही सेंट्रल रोल है प्ले करती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होने में। तो नेचुरल हिस्ट्री जैसे पहले भी मैंने समझाया, फिर से मैं दोहराऊंगी कि out of all the healthy individuals, almost 24%, मतलब almost 1 out of every 4 individual को फैट है लिवर में, जिसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और सिर्फ अगर फैट होने से इंसान को ज्यादा प्रॉब्लम्स, सिर्फ कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन में भी ज्यादा है। बट अगर फैट के साथ इंसान को सूजन भी होती है, तो फैट और सूजन दोनों लिवर में होने को हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस और नैश। नैश अगर इंसान को है तो देन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ नैश पेशेंट्स कैन प्रोग्रेस टू सिरोसिस, और अगर सिरोसिस आदमी में हो जाती है तो ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ लिवर कॉम्प्लिकेशंस, वो लिवर डिजीज की वजह से मर सकता है। इट्स एन इंपॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट, और भी उसको आगे जाके लिवर कैंसर भी हो सकती है। So this is how the natural history of non-alcoholic fatty liver diseases.
टू ऑल्सो, अगर आपके मन में होगा कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज कितना जल्दी पहुंच जाएंगे, तो आप देखेंगे ये पहला जो स्टेजेस है, माइल्ड फैट डिपोजिशन, माइल्ड स्टीएटोसिस और सम अर्ली स्टेजेस ऑफ नैश, ये बहुत लोगों जिनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है उनमें हो सकती है। बट अगर फैट के साथ सूजन जिनमें से है, उनमें से 0.5 to 10% of the people per year will go to a stage of advanced fibrosis, and जिन लोग ऑलरेडी एडवांस फाइब्रोसिस की स्टेज में हैं, उनमें से 0.5 to 2% per year will go to even cirrhosis and hepatocellular carcinoma, जिसको हम बोलते हैं लिवर कैंसर। तो अगर आप देखेंगे दी अर्लियर स्टेजेस, जो प्रोग्रेशन बहुत स्लो होती है, सालों लग जाती हैं इंसान को काली सिर्फ फैट डिपोजिशन से लेके फैट एंड इन्फ्लेमेशन स्टेज तक पहुंचने में। लेकिन अगर इंसान फैट एंड इन्फ्लेमेशन स्टेज तक पहुंच जाता है, then from there the progression is quite rapid, almost 0.5 to 10% will progress per year to a stage where उनकी काफी portion of the liver is replaced by scar tissue, advanced fibrosis, and then 90% अगर scar tissue से replace हो जाता है तो आदमी को cirrhosis हो जाती है, and in those stages 0.5 to 2% per year can even have what we call as liver cancer. So इस तरीके से ही नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज प्रोग्रेस कर जाती हैं, और उसकी प्रोग्रेशन के लिए बहुत सारे डाइटरी रिस्क फैक्टर्स हैं, ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है, इंसुलिन रेसिस्टेंस डायबिटीज रिस्क फैक्टर है, किसी किसी को जेनेटिक मेकअप ऑफ द बॉडी, लाइक कुछ जीन्स हमने डिस्कवर की हैं, PNPLA3 जीन वगैरह, उन जेनेटिक बैकग्राउंड से भी आदमी को हो सकती है। तो व्हेन टू वी सस्पेक्ट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, कौन कौन से पेशेंट में हम सस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस के बारे में भी डॉक्टर नीरज ने बोला, लिवर डिजीजेस को काफी अर्ली टाइम पे पकड़ना मुश्किल है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विद इवन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज काफी एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनमें से सिम्टम्स कुछ दिखाई नहीं देते हैं अंटिल दे रीच अ वेरी लेट स्टेज। अर्ली स्टेजेस में बिल्कुल विदाउट एनी सिम्टम्स, लेटर स्टेजेस में जब आदमी सिरोसिस या डिकम्पनसेशन में पहुंच जाता है, तब पेट फूलना, तब ऑल्टर्ड सेंसोरियम टाइप आना, तो ये सब बहुत ही डेंजरस सिम्टम्स लेट डिजीजेस में ही आती है। अर्ली स्टेज में उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। दैट इज व्हाई पीरियडिकली गेटिंग योरसेल्फ स्क्रीन्ड, आपकी एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप या लिवर हेल्थ चेकअप बहुत ही जरूरी होती है फॉर फाइंडिंग आउट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इन एन अर्ली स्टेज। एंड जिन जिन आदमी को हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, हु आर द वंस हु आर एट हाई रिस्क ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, तो जिनमें से मोटापा है, जिसको डायबिटीज है, जिनको आर्टीरियल हाइपरटेंशन है, the ones who are having dyslipidemia, lipids की levels altered हैं, जिनको polycystic ovarian disease है, these are the individuals। मतलब अगर इंसान को कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऑलरेडी हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, लिपिड्स की लेवल अबनॉर्मल हो, जिनमें बहुत ज्यादा मोटापा हो, जिनमें पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो, जिनमें प्रीवियसली हिस्ट्री ऑफ कैंसर हो, जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस हो, इन सारे लोगों में से हम लोग सस्पेक्ट करेंगे कि इस पर्सन को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो सकती है। तो इसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को यूजुअली कैसे हम, अगर आप देखेंगे आदमी किसी और डिजीज के लिए आएगा आपके पास, एंड देन इंसिडेंटली जब हम लोग करेंगे टेस्ट, या तो अल्ट्रासाउंड करेंगे या तो कोई और इंडिकेशन के लिए फाइब्रोस्कैन करेंगे, तो इंसिडेंटली हम लोग डिटेक्ट करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को। तो यूजुअली इट्स एन इंसिडेंटल डायग्नोसिस। लेकिन अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे डिटेक्ट करें? तो पहले आपको फैट को भी डिटेक्ट करना है, और अगर स्कार टिश्यू लिवर में डिपॉजिटेड है, फाइब्रोसिस जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं, उसको भी डिटेक्ट करना है। फैट को डिटेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल्स में यूजुअल टेस्ट होती है अल्ट्रासाउंड, जो कि नॉन इन्वेसिव है। अभी जो नए एक टेस्ट आई है उसका नाम है ट्रांसिएंट इलास्टोग्राफी, आम भाषा में हम बोलते हैं फाइब्रोस्कैन। जो फाइब्रोस्कैन मशीन है वो भी बिल्कुल अल्ट्रासाउंड की तरह ही है, बस साउंड वेव्स की बजाय इट सेंड्स यू फाइब्रोसिस एज वेल एज लिवर फैट। और हम बहुत सारे बायोकेमिकल ब्लड टेस्ट करते हैं, और उनमें से हम कॉम्पोजिट इंडिकेटर्स भी रखे हुए हैं। जो बायोकेमिकल टेस्ट हैं, द इम्पोर्टेंट वंस आपको ऑलरेडी पता होगा, लिवर फंक्शन टेस्ट जिसमें हम SGPT, SGOT, और जिसमें हम एल्बुमिन देखते हैं, जिसमें हम GGT देखते हैं, जिसमें हम आपकी प्लेटलेट लेवल्स को भी कभी कभी देखेंगे। तो उनमें से एक कॉम्पोजिट स्कोर बन जाता है जिससे हमें पता लगता है कि फैट है
सिमिलरली फाइब्रोसिस के लिए भी हम बायोकेमिकल टेस्ट की स्कोर्स निकालते हैं और उनमें से पता लगता है, या तो हम फाइब्रोस्कैन कर सकते हैं जो नया मशीन है। अगर आप फाइब्रोस्कैन अपना कराएंगे तो दो रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी। एक कैप वैल्यू मिलेगा जो लिवर का फैट के बारे में बताएगा, एक लिवर स्टिफनेस मेजरमेंट आपको मिलेगा जो लिवर फाइब्रोसिस के बारे में बताएगा। तो these are the various tests that are available जिससे आप पता लगा सकते हैं कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। To just summarize, अगर if you are a person who has got any of these risk factors, अगर आप में इसमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है, जैसे कि ओबेसिटी है, डायबिटीज है, आर्टीरियल हाइपरटेंशन है, आपकी लिपिड लेवल्स अबनॉर्मल है, आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, या तो आपको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ गाल स्टोन है, या हिस्ट्री ऑफ कैंसर है, या आपकी फैमिली में किसी में से हिस्ट्री है इन सब चीजों की, या हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, स्ट्रोक की हिस्ट्री है, देन probably you may be having non-alcoholic fatty liver disease. आप एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराइए। अपने हेल्थ चेकअप में मेनली लिवर फंक्शन टेस्ट और फैट को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन, एंड फाइब्रोसिस को डिटेक्ट करने के लिए कुछ बायोकेमिकल टेस्ट या तो फाइब्रोस्कैन करा सकते हैं। ये सब कराने से पता लगेगा कि आपकी लिवर में फैट जमा हुआ है कि नहीं, या सिर्फ फैट है या फाइब्रोसिस भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइब्रोसिस मींस डेपोजिशन ऑफ स्कार टिश्यू इन योर लिवर व्हिच हैपेंस एज पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। और अगर इंसान को फाइब्रोसिस है, स्पेसिफिकली एडवांस्ड स्टेजेस में फाइब्रोसिस है, तो देन they come to have very high risk for hepatocellular carcinoma and they have a very high risk for death due to liver diseases. इसी वजह से जिन पेशेंट्स को एडवांस फाइब्रोसिस है उन पेशेंट्स को क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को कैसे मैनेज किया जा सकता है, व्हाट आर दी थेरेप्यूटिक interventions available? So the cornerstone for management of non-alcoholic fatty liver disease, lifestyle interventions होती हैं। तो lifestyle interventions का मतलब क्या होता है? डाइट को मॉडिफाई करना, increasing the physical activity. The ultimate goal of doing these things is to lose weight. तो अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को इम्प्रूव कराना है तो द अल्टीमेट लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस जो भी आप करेंगे, द अल्टीमेट गोल शुड बी टू लूज वेट। तो जैसे सिंपल फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का आइडियल बॉडी वेट, though many of you may be already aware of the concept of BMI and how to calculate BMI, but BMI से भी सिंपल एक चीज होती है जो आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करने में मदद करती है। तो इफ यू आर अ मेल, तो आपकी आइडियल बॉडी वेट इन केजी कितना होना चाहिए? इट शुड बी योर हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100। तो अगर एक एग्जांपल से लेके एक्सप्लेन करेंगे, तो सपोज अ मेल पर्सन्स हाइट इज 175 सेंटीमीटर्स, तो उसकी आइडियल बॉडी वेट केजी में कितना होना चाहिए? हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100, 175 माइनस 100 जो निकल के आता है 75 केजीज। तो मेन के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100। विमेन के लिए सेम फॉर्मूला, हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100, बट उसमें से भी 5% आपको घटाना पड़ेगा। तो अगर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो इफ फीमेल्स हाइट इज 160 सेंटीमीटर, तो उसकी आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर माइनस 100 दैट इज 60 केजीज माइनस 5% जो 3 केजीज है, तो मतलब 57 केजी शुड बी दी आइडियल बॉडी वेट। तो अगर आप इसको याद रखेंगे, आपकी परिवार वालों से बताएंगे, आपकी फ्रेंड्स को बताएंगे, तो ऑल ऑफ यू कैन work towards the goal of reaching your ideal body weight. Once we maintain an ideal body weight, then usually मोटापा की वजह से जो लिवर में प्रॉब्लम्स आती हैं वो कम हो जाती हैं या बिल्कुल ही चली जाती हैं। So what does the evidence show regarding lifestyle interventions? Evidence और studies हमको बताते हैं कि if a person has got more than 5% weight loss, अगर आपको डायग्नोस हुआ है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एंड आप वेट लॉस करने के लिए या तो डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं या तो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एंड अल्टीमेटली इफ यू हैव मोर देन 5% वेट लॉस, तो आपकी लिवर में जो फैट की प्रॉब्लम है उसमें काफी सारी इंप्रूवमेंट्स आने लगती है। If you have more than 7%, if you are able to achieve more than 7% weight loss, तो आपकी लिवर में जो भी फाइब्रोसिस है उस तरह की भी अर्ली स्टेजेस की प्रॉब्लम्स में काफी इंप्रूवमेंट होती है। तो एक बड़ा सा आरसीटी, लार्ज स्केल आरसीटी में वी हैव फाउंड
that more than 10% अगर आदमी weight loss achieve कर जाता है, then 90% of उन लोगों में 90% को complete NASH resolution हो गया है, मतलब complete fat and जो इन्फ्लेमेशन है वो बिल्कुल बदल गया है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है. एंड इवन अर्ली फाइब्रोसिस स्टेजेस में जो लोग थे उनमें से 45% लोग भी रिग्रेशन ऑफ फाइब्रोसिस हो गया है. तो मतलब द बॉटम लाइन जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर किसी आदमी को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है तो देन द प्राइमरी गोल of lifestyle intervention should be towards weight loss, and if you achieve 5 to 10% of weight loss, that is very much beneficial. आपकी फैट को घटा देगा लिवर में से, आपकी इन्फ्लेमेशन और सूजन को कम कर देगा लिवर में से. दिस हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सेवरल स्टडीज. तो कई लोग हमसे पूछते हैं क्या डाइट लेनी चाहिए नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज पेशेंट्स के लिए. तो द मंत्र इज आप अपने एवरीडे कैलोरी इनटेक को 750 या 1000 किलो कैलोरी से कम करें. That means if suppose you are a normal male who does a sedentary activity, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे हो सकता है 1900 to 2000 कैलोरीज. अगर आप ऑलरेडी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज पेशेंट हैं तो यू हैव टू रिड्यूस योर कैलोरिफिक इनटेक बाय 750 और 1000. तो your calorie intake every day should be only 1000 kilocalorie or 1250 kilocalories. If you will do that, then ultimately insulin resistance में भी improvement होगा, liver की fat में भी आपको improvement पाया जाएगा. तो the main important second take home message that you have to take from me is, if you are looking for dietary modifications for non-alcoholic fatty liver disease, take a calorie deficit diet. मतलब आपको जितने भी कैलोरीज रेकमेंडेड हैं उसमें से 750 to 1000 किलो कैलोरीज कम करके आप खाएं, तो देन दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. द सेकंड क्वेश्चन दैट वी यूजुअली गेट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन कैसी होनी चाहिए. हमें कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना है, घटाना है, प्रोटीन को बढ़ाना है, घटाना है, फैट को क्या करना चाहिए. दीज आर द सेवरल क्वेश्चंस. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडीज की हैं एंड व्हाट दे हैव फाउंड इज it is not important what macronutrient composition you consume. तो आप प्रोटीन ज्यादा खाएं या फैट कम खाएं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैलोरी डेफिसिट खाना खाएं जिसमें से आपको सस्टेन्ड वेट लॉस अचीव हो. तो जो भी आप डाइटरी प्लान अपनाते हैं उसमें देखिएगा कि whether that reduces your calories by a significant amount and whether that will result in sustained weight loss. तो this is what is studies ने इतना ही पता लगाया है. And there are studies which say that Mediterranean diet काफी मदद करती है hepatic steatosis के लिए. तो ये Mediterranean diet क्या होती है अगर आप पूछेंगे मुझसे, तो Mediterranean diet is a diet which has got a very high content of fiber. अगर आप देखेंगे 5 to 15 grams of soluble fiber daily खाने के लिए ये recommend करता है. And then it also has got 20% of your every calorie intake should be in the form of proteins. तो अगर आप फैट को देखेंगे तो मेडिटेरेनियन डाइट बोलता है आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ज्यादा रखना चाहिए डाइट में, स्पेसिफिकली दी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि फिश में पाए जाते हैं, नट्स में पाए जाते हैं. यू हैव टू कीप द सैचुरेटेड फैट वेरी लो, द ट्रांस फैटी एसिड्स extremely low, less than 1% of daily calorie intake में ट्रांस फैटी एसिड जो कि चॉकलेट्स, फ्राइड फूड्स वगैरह में ज्यादा होती है, तो ट्रांस फैटी एसिड्स को बहुत कम करना है, less than 1%. मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बढ़ाना है, ज्यादा फाइबर आपकी खाने में लेना है, प्रोटीन्स को भी 20% रखना है. If you find that this is very complicated, Ayushi, can we remove this? Yeah, if you find that this is very complicated, तो simple तरीके से nutrients की पेपर में बताया गया है. What should be a typical plate? अगर आप Mediterranean diet बात करेंगे तो what should be a typical plate for Mediterranean diet? So the typical plate should consist of 50% of fruits and vegetables, 25% of proteins, and 25% of preferably whole unrefined grains. राइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. So अगर आप कुछ भी याद नहीं रख पाते हैं, मेडिटेरेनियन डाइट इतनी कॉम्प्लेक्स बात है, तो सिंपली आप इसको याद रखिएगा. 50% ऑफ एवरी प्लेट दैट यू टेक शुड हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 25% प्रोटीन्स एंड ओनली 25% ऑफ होल अनरिफाइंड ग्रेन्स एक्सेट्रा. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी कॉमनली गेट इज किस तरह का फिजिकल एक्टिविटी करना नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के लिए मदद करेगा. So for that, first we need to understand the concept of
लाइट, मॉडरेट एंड विगरस फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो हम टेक्निकली लाइट, मॉडरेट एंड विगरस फिजिकल एक्टिविटी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट की कंपैरिजन में ही बोलते हैं। तो आदमी जब भी मेटाबॉलिक इक्विवेलेंस करके एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज नथिंग बट द फिजियोलॉजिकल मेजर एक्सप्रेसिंग हाउ मच एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट फॉर ईच एक्टिविटी। मतलब अगर आप क्वाइटली बैठे रहते हैं तो उस समय में भी आपकी बॉडी कुछ एनर्जी एक्सपेंड करती है, विच वी कॉल एज द रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 मेटाबॉलिक इक्विवेलेंस। एंड लाइट फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है जो एक्टिविटीज विच विल एक्सपेंड एनर्जी लेस देन 3 मेटाबॉलिक इक्विवेलेंस, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है डेस्क वर्क, वॉचिंग टीवी, स्लो वॉकिंग। जैसे आप आराम से बात करके अगर जाते हैं तो देन दैट इज अ लाइट फिजिकल एक्टिविटी। मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है व्हेन यू एक्सपेंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू 3 to 6 मेटाबॉलिक इक्विवेलेंस, जो कि एग्जाम्पल हो सकती है ब्रिस्क वॉकिंग। And what do you call as brisk walking? When you walk at the rate of at least 4.5 to 6.5 kilometers per hour. और अगर आप साइकिल करेंगे less than 16 kilometers per hour, then these are some of the examples for moderate physical activity. Vigorous physical activity क्या चीज बोलते हैं? Vigorous physical activity are those that will expend a large amount of energy, more than 6 metabolic equivalents. जैसे कि अगर आप circuit training करेंगे या running करेंगे, then those are the examples. तो NAFLD के लिए किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए? व्हाट आर द एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शंस फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज? अगर आप पूछेंगे तो स्टडीज हैव फाउंड दैट ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, जिसको हम एरोबिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस 150 to 300 मिनट्स पर वीक मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी में करना चाहिए, at least for 3 days a week. This is the prescription for non-alcoholic fatty liver disease. At least 150 to 300 minutes for the entire week, at least for 3 days and more, should be moderate to vigorous intensity. रेसिस्टेंस ट्रेनिंग भी जरूरी है, आपकी मसल्स के लिए भी जरूरी है, लिवर हेल्थ के लिए भी जरूरी है। तो डूइंग 2 to 3 सेट्स ऑफ 8 to 12 रिपीटेशंस ऑफ एनी रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, जो चाहे आप वेट्स ले सकते हैं, प्लैंक कर सकते हैं, बहुत सारे रेसिस्टेंस ट्रेनिंग्स है, तो आप कुछ भी रेसिस्टेंस ट्रेनिंग 2 to 3 सेट्स ऑफ 8 to 12 रिपीटेशंस करेंगे फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 to 3 days per week. दिस इज द रिकमेंडेशन फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं, then you have to increase the volume of your exercise. If you want to increase the cardiorespiratory fitness, if you want to make your blood sugar better, then you have to increase the intensity of the exercise. Now, these are the prescriptions for non-alcoholic fatty liver disease. तो in summary, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि the first line of therapy and cornerstone of therapy for non-alcoholic fatty liver disease lifestyle interventions होती हैं, जिसमें main goal है weight को घटाना. Weight loss of 5 to 10% is the primary goal. You can achieve it by either diet or physical activity or a combination of both. Diet अगर आप देखेंगे तो the primary important thing is calorie deficit diet आपको करना चाहिए. 750 to 1000 किलो कैलोरीज अपने रूटीन कैलोरी इनटेक में से कम करेंगे, एंड अगर आप मेडिटेरेनियन डाइटरी पैटर्न फॉलो करेंगे तो काफी अच्छा होगा, जिसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाना चाहिए, मोर देन 50% ऑफ योर प्लेट, एंड देन प्रोटीन्स को भी सिग्निफिकेंट रखना है, होल व्हीट, होल फाइबर ज्यादा खानी चाहिए, एंड होल ग्रेन्स को अनरिफाइंड ग्रेन्स 25% तक लिमिट करना चाहिए. When you look at therapeutic management for non-alcoholic fatty liver disease, अगर आप पूछेंगे मुझसे कि whether there is any drug that will help directly in curing non-alcoholic fatty liver disease, ऐसा कोई drug नहीं है. Primary therapeutic management है. Important activities are the management of comorbidities. अगर इंसान को non-alcoholic fatty liver disease के साथ कोई cardiovascular disease है, hypertension है, lipids abnormal है या diabetes है, तो we aggressively manage all the other comorbidities. In addition, there are some studies ongoing जो बहुत सारे ड्रग्स को लेके हो रही है, पायोग्लिटिजोन, विटामिन ई वगैरह वगैरह बहुत सारे ड्रग्स को लेके हो रही है कि वेदर दे आर बेनिफिशियल इन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, लेकिन अभी तक कोई भी स्टडी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दे पाया. तो द कॉर्नरस्टोन इज अगेन लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ कोमॉर्बिडिटीज. पेशेंट्स विद नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को अपने लिवर हेल्थ के बारे में मॉनिटरिंग जरूर चाहिए.
इफ एट बेसलाइन आपकी लिवर में सिर्फ फैट पाया गया है, कोई फाइब्रोसिस नहीं है, तो आप हर 2 या 3 साल में जाके फिर से अपना सारा टेस्ट कराना चाहिए। आपको बायोकेमिकल स्कोर्स भी करानी चाहिए, फाइब्रो स्कैन भी करा के देखना चाहिए कि अगर फैट है या फाइब्रोसिस है आपकी लिवर में। अगर बेसलाइन में ही आप में कोई फाइब्रोसिस भी पाया गया, देन यू शुड मॉनिटर योरसेल्फ ऑन एन एनुअल बेसिस। अगर बेसलाइन में आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज सिरोसिस के साथ पाया जाता है, तो हर 6 महीने के इंटरवल में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सारे टेस्ट कराने चाहिए। अपने लिवर कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मतलब लिवर कैंसर के लिए भी स्क्रीनिंग जरूर करनी चाहिए। तो सिर्फ फैट है तो 2-3 साल में एक बार तो मिनिमम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फैट के साथ फाइब्रोसिस है तो हर साल डॉक्टर के पास जाके अपने टेस्ट करानी चाहिए। अगर सिरोसिस ही है, ऑलरेडी लिवर में काफी लिवर डैमेज हो चुका है, तो हर 6 महीने में डॉक्टर के साथ जाके मिलना जरूरी है। लिवर कैंसर को स्क्रीनिंग रेगुलर इंटरवल्स में करने की जरूरत है। सो टू समराइज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का क्या मतलब है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ लिवर कंडीशंस जो मोटापा की वजह से होती है मेनली, जिसमें पहला होगा आपकी लिवर में फैट एक्युमुलेशन, फिर होगा फैट के साथ सूजन, फिर कुछ स्कार टिश्यू आके आपकी लिवर में रिप्लेस करेगा लिवर टिश्यू को। अगर आपकी ज्यादातर लिवर इज रिप्लेस बाय स्कार टिश्यू, देन दैट इज कॉल्ड सिरोसिस। एंड एंड स्टेज में किसी किसी को लिवर कैंसर भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं लिवर कार्सिनोमा। there is a huge burden of non-alcoholic fatty liver disease. जैसे मैंने बोला है, दुनिया में भी पाया गया है, 1 out of every 4 individual is suffering from this condition. एंड फैटी लिवर, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, हर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, जो चाहे डायबिटीज हो, जो चाहे स्ट्रोक हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो, हर डिजीज का कोर में रहता है पैथोजेनेसिस में। यूजुअली ये डिजीज अर्ली स्टेजेस में काफी एसिम्टोमेटिक है, तो इंसान अपने आप पता नहीं लगा पाता, तो इसीलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की बहुत जरूरी है। एंड हाउ डू यू डिटेक्ट दिस कंडीशन? तो फैट को डिटेक्ट करने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत है, या तो आप फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं, और फाइब्रोसिस डिटेक्ट करने के लिए भी आप फाइब्रो स्कैन के साथ कुछ बायोकेमिकल मार्कर्स भी करा सकती हैं। तो व्हाट आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ थेरेपी? अगर किसी को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, तो then that individual's first line of therapy is lifestyle interventions। या तो डाइट मॉडिफिकेशन करना चाहिए, या तो फिजिकल एक्टिविटी, या दोनों को मिला के, with the ultimate aim of reducing the weight by 5 to 10%, which is very beneficial। And of course आदमी को अगर कोमोर्बिडिटी है, like डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, लिपिड्स अबनॉर्मल है, तो उनको भी मैनेज करने से फैट इन द लिवर को इंप्रूवमेंट मिल सकती है। So these are the key issues that I wanted to discuss with you all today. Thank you all for joining us in this program, and I once again apologize for my bad Hindi.